धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 29 सिविल वॉर। वीवो इस वक्त एम्ब्रोस के छोटे से प्रिजन कैप्सूल के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में संदेह और जिज्ञासा की एक अजीब सी चमक थी। उसने विस्मय से पूछा, धर्मा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? एम्ब्रोस के शरीर के भीतर इस वक्त धर्मा की चेतना समाई हुई थी। धर्मा को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वीवो इतनी जल्दी उसकी बात मान लेगी। क्या उसे एक बार फिर से वीवो के शरीर में प्रवेश करना चाहिए? शायद तभी वो उसकी पूरी सच्चाई जान पाएगा। परंतु इससे पहले कि वो कोई निर्णय लेता, वीवो अचानक बोल उठी। एम्ब्रोस एक निहायत ही क्रूर और निर्मम अजय सैनिक था। न जाने कितनी रार स्त्रियों की अस्मिता उसने भंग की थी और कितने ही रार पुरुषों को घोर यातनाएं दी थी। ऐसा आदमी जो जनरल मजोलिन के विरुद्ध आंख तक नहीं उठा सकता था, और अब वो विद्रोह की आवाज उठा रहा है। धर्मा को समझ आ गया कि वीवो को शायद ये एहसास हो चुका था कि एम्ब्रोस अब जीवित नहीं है और किसी तरह धर्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। धर्मा कुछ क्षणों के लिए वीवो के शरीर में समाया था और उसी दौरान उसे यह आभास हुआ था कि वीवो विशेष रूप से उसे ढूंढते हुए यहां आई थी। तुम वाकई असाधारण रूप से कुशाग्र हो, धर्मा ने शांत स्वर में कहा। वीवो हल्के से मुस्काई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सतर्कता झलक रही थी। परंतु क्या सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए ही तुमने इतना दुस्साहस किया? ये सुनकर वीवो के चेहरे पर हल्की शिकन उभर आई। उसने गहरी सांस ली और फिर धीमे स्वर में कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। मुझे लगा कि तुम भी टेररिस्ट बोरो की तरह हो, एक घातक आतंकवादी जिससे पूरे साम्राज्य को खतरा है। धर्मा के भीतर एक अजीब सा गर्व जाग उठा। वीवो ने अपना सर्वस्व इस साम्राज्य की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया था। उसे लगा कि उसके हाथों से एक बड़ा आतंकवादी निकल गया है। धर्मा को पकड़ने के लिए उसने जो कठोर परिश्रम किया, वो किसी साधारण योद्धा की बस की बात नहीं थी। जब तक वीवो जैसे लोग नुकोवित के शासन के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं, तब तक ये शासन तंत्र अड़िग और अटूट रहेगा। इसे गिराना आसान नहीं होगा। इरिट्रिया के लोग भी नुकोवित साम्राज्य के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे। इससे स्पष्ट था कि ये शासन तंत्र और जौर साम्राज्य एक बेहद मजबूत नींव पर खड़ा था। एम्ब्रोस धीरे धीरे वीवो के पास आया, लेकिन ये सिर्फ एम्ब्रोस नहीं था। उसके भीतर कहीं धर्मा की चेतना भी मौजूद थी। उसकी आवाज एम्ब्रोस के माध्यम से गूंज उठी। मेरी कहानी बेहद अजीब है वीवो। मुझे प्रोफेसर बोरो एक पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने मुझे नुकोवित के शासन का अंत करने के लिए चुना था। वीवो के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। उसकी आंखों में हल्का संशय और आक्रोश उमड़ने लगा। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें सुप्रीम कमांडर नोकोवित के महान शासन के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करने दूंगी। धर्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। यही कारण है कि तुम्हारी और मेरी राहें अलग है वीवो, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। वीवो ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मैं तुम्हें पकड़कर नोकोवित के समक्ष ले जाऊंगी, उसने चुनौती भरे स्वर में कहा। धर्मा कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया। हल्की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली और ठहराव से कहा, ठीक है वीवो, एक काम करते हैं। पहले X-141 को जनरल मुजोलिन के इस क्रूर शासन से बचाते हैं। यहाँ के रार लोगों को उनका अधिकार दिलाते हैं। उसके बाद अगर तुम्हारे पास शक्ति होगी तो मुझे बंदी बनाकर ले जाना, और अगर मुझ में ताकत होगी तो मैं तुम्हें रोक लूंगा।
वीवो कुछ क्षणों तक खामोश रही। उसकी आंखों में उथल पुथल साफ झलक रही थी। क्या वो धर्मा के प्रस्ताव को मान ले? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है? फिर एक धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में उसने कहा, ठीक है धर्मा, बताओ क्या है तुम्हारी योजना? एम्ब्रोज, वीवो, चीफ वार्डन और अन्य वार्डन इस समय चीफ वार्डन के कैबिन में एकत्रित थे। रात असहनीय रूप से लंबी प्रतीत हो रही थी और उनके चेहरे पर चिंता की स्पष्ट रेखाएं उभर आई थी। जनरल मजोलिन के क्रूर शासन का अंत करना कोई साधारण कार्य नहीं था। मजोलिन के पास विरल नाग की शक्ति से सुसज्जित अनेकों हथियार और अभेद्य ढालें थी। एक्स केज के वार्डन और योद्धा पराक्रमी तो थे, परंतु मजोलिन के सामने टिक पाना उनके लिए असंभव प्रतीत हो रहा था। लेकिन एम्ब्रोज ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था। एक बात बताइए, एम्ब्रोज ने विचारगमन स्वर में कहा, यदि हम मजोलिन को मार भी दें तो क्या होगा? कोई और उसकी जगह ले लेगा। चीफ वार्डन ने सिर झुकाकर गहरी सांस ली, फिर दृढ़ स्वर में बोले, हाँ सन ऑफ गॉड, ये सत्य है। आपको सिर्फ मजोलिन को हराना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह पराजित करना होगा कि लोगों को आप पर विश्वास हो जाए। एम्ब्रोज ने गंभीरता से सिर हिलाया। वीवो, जो अब तक शांत थी, सभी की आंखों में झांकती हुई बोली, मेरे विचार से हमें अब मजोलिन पर सीधा हमला कर देना चाहिए। चीफ वार्डन ने उसकी बात सुनकर धीमे स्वर में उत्तर दिया, हमने ये पहले भी सोचा था वीवो, लेकिन एक्स केज के भीतर हम अधिक सुरक्षित हैं। बाहर बेस पर हम मजोलिन का सामना नहीं कर सकते। पर जब तक एम्ब्रोज मजोलिन से आर पार की लड़ाई नहीं करेगा, तब तक लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वीवो ने अपने तर्क को मजबूती से रखा। ये तो निश्चित मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा होगा। एक वार्डन ने शंका व्यक्त की। हम मजोलिन को हरा नहीं सकते, एक अन्य वार्डन ने चिंतित स्वर में कहा। उसके पास विरल नाग से निर्मित हथियार हैं और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वीवो ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यही कारण है कि इस युद्ध में बलिदान देना ही होगा। सभी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। वीवो, जिसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी मोहित कर सकती थी, एक क्षण एक युद्ध नीति के विशेषज्ञ की भांति बात कर रही थी। उसकी शब्दावली और उसकी दृढ़ता ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया था। एम्ब्रोज ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और धीमे किंतु सशक्त स्वर में कहा, हाँ वीवो, पर यह बलिदान सिर्फ मेरा होगा, केवल मेरा। नहीं सन ऑफ गॉड, चीफ वार्डन बीच में ही कठोर स्वर में बोले, ये केवल आपका बलिदान नहीं होगा, हम सब बलिदान देंगे। हमारा जीवन पहले ही व्यर्थ हो चुका है। हम यहाँ केवल अपने भाइयों को उस दैत्यकार सर्प चिपकली का भोजन बनते देखने के लिए हैं। मजोलिन के लिए विरल नाग का खनन करने के लिए हैं। ये जीवन लानत से भरा हुआ है। वीवो विस्मय से भर उठी। एम्ब्रोज के भीतर जो धर्मा की आत्मा प्रविष्ट हो चुकी थी, उसने इन लोगों पर ऐसा प्रभाव कैसे डाल दिया था? आखिर धर्मा ने इन लोगों को इतना मोहित कैसे कर लिया था? उसे ये ज्ञात नहीं था कि विरल नाग का सृजन करने वाली वो सर्प चिपकली इन वार्डन और कैदियों के लिए भयावह आतंक का प्रतीक था। मजोलिन, जो विरल नाग के विशाल भंडार का स्वामी था, स्वयं भी उस भयानक प्राणी का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाया था। और एम्ब्रोज ने उस प्राणी को वश में कर लिया था। ये दृश्य देखकर एक्स केज के लोग ये मानने लगे थे कि जीत निश्चित रूप से एम्ब्रोज की होगी। बस प्रश्न ये था, कब और कैसे? यदि आप अनुमति दें
तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, चीफ वार्डन ने कुछ झिझकते हुए कहा। बिल्कुल, बोलिए, एम्ब्रोज ने सहजता से उत्तर दिया। सन ऑफ गॉड, आप जानते हैं कि यहाँ जितने भी कैदी हैं उन्हें विरलनाग की खदानों में काम करने के लिए भेजा जाता है। हाँ चीफ, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने भाइयों को मजोलिम के स्वार्थ के लिए इस निर्दयी मृत्यु की ओर धकेलते हैं। जी सन ऑफ गॉड, पर यदि हम इन कैदियों को राजी कर लें कि वे सब मजोलिम के विरुद्ध युद्ध करें, तो वे सहज तैयार हो सकते हैं। एम्ब्रोज ने अपनी बोहें सिकोड़ी। मैं कुछ समझा नहीं चीफ वार्डन। मैं ये कह रहा हूं सन ऑफ गॉड कि यहाँ के कैदी जानते हैं कि वे कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऐसे निरर्थक मृत्यु को प्राप्त होने से अच्छा है कि वे आपके नाम पर युद्ध करें, रार की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करें। वीवो इस विचार से उत्साहित हो उठी। ये बात पूरी तरह से उचित प्रतीत हो रही थी। अब समय आ चुका था कि मजोलिन के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ा जाए। परंतु आप ही तो कह रहे थे कि हम मजोलिन का सामना नहीं कर सकते, एम्ब्रोज ने आश्चर्य से पूछा। चीफ वार्डन ने गंभीरता से उत्तर दिया। जी सन ऑफ गॉड, लेकिन सोचिए, यदि हम मृत्यु को प्राप्त भी हो गए तो क्या हम कम से कम रार के लोगों में चेतना तो जगा पाएंगे। इससे पहले कि एम्ब्रोज कुछ कह पाता, वीवो ने उत्साह से कहा, हाँ धर्मा, यही उचित है। यदि एक्सकेज ने ठान लिया तो ये लोग भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, परंतु वो एक बार तो युद्ध कर ही पाएंगे। एम्ब्रोज गहरी सोच में डूब गया। और यदि आप उस सब चिपकली को मोहित करके उसी भी युद्ध में शामिल कर लें, तो शायद ये युद्ध और भी अधिक हमारे पक्ष में झुक जाएगा, एक वार्डन ने धीमे स्वर में कहा। एम्ब्रोज ने उस वार्डन की ओर देखा, फिर वीवो की तरफ निगाहें घुमाई। वीवो को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग किस सर्प चिपकली की बात कर रहे थे। एम्ब्रोज ने चीफ वार्डन को आंखों ही आंखों में इशारा किया और चीफ वार्डन ने तुरंत वीवो के सामने वो वीडियो चला दिया जिसमें एक विशालकाय दानव एम्ब्रोज को अपने मुंह में दबाए एक्स केज की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अगली ही क्षण उसने एम्ब्रोज को सहज ही एक्स केज के दरवाजे के भीतर डाल दिया था। वीवो की आंखें अविश्वास से फैल गई। ऐसा प्राणी उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये प्राणी ही विरल नाग का रचयिता है। इस पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता, एम्ब्रोज ने शांत भाव से कहा। क्या? वीवो विस्मय से बोली। हाँ वीवो, रेडिएशन के म्यूटेशन से बना एक ऐसा प्राणी है जिसके पाचन तंत्र से विरल नाग उत्पन्न होता है। इसे मारा नहीं जा सकता, ये केवल भूख से ही मर सकता है, अन्यथा संसार के सभी हथियार इस पर बेअसर हैं। और तुमने इस प्राणी को अपने इशारों पर नचा लिया? वीवो के स्वर में आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों झलक रहे थे। एम्ब्रोज अब भी शांत खड़ा रहा। फिर सोच क्या रहे हो? वीवो ने उत्साहित स्वर में कहा। इस प्राणी को साथ लो और बेस 4 पर हमला कर दो। इसी बहाने इस प्राणी को उन दुष्ट सैनिकों का अच्छा भोजन भी मिल जाएगा। एम्ब्रोज ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और गंभीर स्वर में बोला, वीवो, पर एक शर्त है। मजोलिन के विरुद्ध युद्ध तुम लीड करोगी। तुम X-141 को आजादी दिलाओगी। वीवो ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। बिल्कुल सन ऑफ गॉड, लेकिन मैं ये युद्ध आपके नाम पर लड़ूंगी, सन ऑफ गॉड, धर्मा के नाम पर। चीफ वार्डन और अन्य वार्डन के मन में हर्ष भी था और भय भी। ये क्षण उनके जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था। एम्ब्रोज और वीवो अब उन सभी कैदियों के साथ एक ऐसे युद्ध पर निकलने वाले थे जो X-141 में पहले कभी नहीं हुआ था।
एक सिविल वॉर।